नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना झा। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा और अन्य आरोपियों को क्लीन चिट मिलने के बाद इस केस की जांच कर रहे हेमंत करकरे की भूमिका को लेकर कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं। कई लोगों ने इस मामले में यह भी कहा है कि करकरे ने मामले की सही तरह से जांच नहीं की। करकरे उस दौरान मुंबई एटीएस के चीफ थे। अब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर जूलियो रिबेरो ने कहा है कि करकरे पर सवाल उठाना उनकी शहादत का अपमान है। 5 की पंचायत में आज हम सवाल करेंगे, क्या साध्वी को क्लीन चिट शहीद करकरे का अपमान है और क्या साध्वी को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया? हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। मालेगांव साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट मिलना सियासत, शहादत और साजिश का मामला बनता जा रहा है। शुक्रवार को साध्वी प्रज्ञा और 5 लोगों को क्लीन चिट दे दी गई। इसके बाद कई दलों ने इस पर केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व चीफ शहीद हेमंत करकरे ने मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच की थी। साध्वी को क्लीन चिट मिलने के बाद शहीद हेमंत करकरे की जांच पर सवाल उठने लगे। करकरे पर उठते सवालों के बीच महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर शहीद करकरे के बचाव में सामने आए। मालेगांव ब्लास्ट केस में शहीद करकरे की जांच पर सवाल उठाना उनके देश के लिए दी गई शहादत का अपमान है। मालेगांव धमाके में 7 की मौत और 101 लोग जख्मी हुए थे। धमाके की शुरुआती जांच मुंबई एटीएस के चीफ हेमंत करकरे ने की। करकरे 26/11 के आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। 2011 में जांच एनआईए के हाथ में चली गई। एटीएस ने इस मामले में 16 लोगों को पकड़ा था। एटीएस ने इन सभी के खिलाफ मुंबई कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अब करकरे की जांच पर सवाल उठने के बाद मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस पूरे मामले में पूरी तरह से एकजुट है। जब वो खुद अपने बचाव के लिए मौजूद नहीं है तो हम उनका बचाव कर रहे हैं। मुंबई पुलिस इन आरोपों से परेशान है। पुलिसकर्मी करकरे को जानते हैं। उनकी मौत के बाद वो सभी उनसे भावनात्मक रूप से और गहराई से जुड़े हैं। साध्वी प्रज्ञा भी मोदी सरकार पर पूरी आस्था जताते हुए ये कह रही हैं कि देश में राष्ट्रवादियों की सरकार है और उन्हें राष्ट्रवादी सरकार पर पूरा भरोसा है। शुक्रवार को पूरे मामले में यू टर्न लेते हुए एनआईए ने दावा किया कि जांच के दौरान प्रज्ञा सिंह ठाकुर और 5 दूसरे लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं पाए गए। एजेंसी ने कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में कहा कि साध्वी के खिलाफ दर्ज मुकदमा चलाने लायक नहीं है। गोविंद गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल न्यूज़ 24। चलिए, 5 की पंचायत में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। सुधांशु मित्तल, बीजेपी के लीडर, हमारे साथ जुड़े हैं। सुधांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय शंकर तिवारी, वीएचपी के स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में है। मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर सुराडकर, आईजी, पूर्व आईजी महाराष्ट्र, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इन सबसे बात करें उसके पहले देख लेते हैं क्या है 5 की पंचायत में आज का पहला सवाल। क्या साध्वी को क्लीन चिट शहीद करकरे का अपमान है? विजय शंकर तिवारी जी, सबसे पहले आप ही से पूछती हूँ, क्या साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट शहीद हेमंत करकरे का अपमान है? वंदना, देखो, इस देश का हर एक नागरिक, उसको यहाँ पर सुख से और बिल्कुल सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। जितना एक देश के प्रधानमंत्री को अधिकार है, उतना ही एक यहाँ के नागरिक को भी उतना ही बड़ा अधिकार है। अगर किसी नागरिक को बिल्कुल बेवजह पकड़ करके और बंद कर दिया जाता है, और देखो उस समय के तो साध्वी प्रज्ञा का जो आता था कि करकरे के निर्देश में साध्वी प्रज्ञा को ब्लू फिल्म तक दिखाई जाती थी। मैं बहुत सारे प्रताड़ना दी जाती है पूछने के लिए, चलो कर किसी पूछना है तो आप बिठा सकते हैं, जगा सकते हैं, लेकिन ब्लू फिल्म दिखाना एक साध्वी को ब्लू फिल्म दिखाकर उसे कबूलवाना। प्रूफ आप किस आधार पर ये बातें कह रहे हैं? क्या देखो प्रूफ तो उनके पास भी नहीं। ये बताइए, इसके पहले जो 9 लोग बंद थे, तो मतलब साफ है ना, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उस पर तो हम कोई भी आरोप लगा सकते हैं। जो जिस इंसान को शहीद की कैटेगरी में रखा जा रहा है उस पर हम कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं। वो तो अपने आप को डिफेंड करने आएगा नहीं। मैं तो वो बात कह रहा हूँ कि जो साध्वी प्रज्ञा उस समय भी आती थी, क्योंकि उस समय शासन इस प्रकार का था, जब बात करते थे तो आता ही नहीं था। हमारे चैनल इस विषय पर कितने डिबेट कराते थे उस समय। जब 9 लोग बाहर निकाले गए थे तब कितनी चर्चाएं हुई थी, कितनी डिबेट हुई थी। आज साध्वी प्रज्ञा को जब क्लीन चिट मिली है, निरपराध घोषित हुई है, तो उसमें डिबेट कर रहे हैं उस समय। और आज देखिए, 9 आतंकवादियों को आप जेल से छोड़ते हैं। उस समय क्या था? उस समय जो एटीएस की जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर एनआईए की रिपोर्ट चढ़ी थी, तभी तो
लोग छोड़े गए थे। यानी उस समय एनआईए की रिपोर्ट ठीक थी, आज एनआईए की रिपोर्ट गलत है, ये कैसे है भाई? ये दो स्टैंडर्ड कैसे आप समझ सकते हैं? ठीक है, सुधाकर जी के पास चलते हैं। सुधाकर जी, अभी विजय शंकर तिवारी जो कुछ बातें कह रहे हैं, आप उससे सहमत हैं? तमाम तरह के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा जब जेल में थी तो उनको ब्लू फिल्म दिखाई जाती थी, तमाम तरीके से टॉर्चर किया जाता था। ये सब बिल्कुल गलत है, ये बेबुनियाद है। हालांकि एक समझ लेना चाहिए हमें कि हमारे यहाँ कई बार बहुत गलत फहमियां फैलाई जाती है। जैसे ये लोग समझते हैं जैसे शहीद करकरे के बारे में लोगों ने कहा उनको मुंह को काला लगाया जाए, गधे पे बैठ के उनको निकाला जाए वगैरह वगैरह। तो एक मैं बात बहुत साफ कहना चाहूंगा कि ये जो एक इंप्रेशन बनाया जा रहा है कि करकरे साहब के खिलाफ बीजेपी और शिवसेना वाले थे, तो ये गलत है। उनके खिलाफ कांग्रेस और राष्ट्रवादी वाले भी थे। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। वो किसी के दबाव में आकर किसी को झूठा फंसाने वालों में से नहीं थे। हालांकि अब पुलिस में ऐसे कुछ निश्चित हैं जो दबाव में आकर या पैसों के लिए कुछ भी गलत काम कर सकते हैं। करकरे उनमें से बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है बिल्कुल ईमानदारी से किया है, साइंटिफिक दृष्टि से किया है, और जो एक सच्चे पुलिस वाले ने करना चाहिए। इस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया है। नहीं उन्होंने किसी की भी साइड नहीं ली है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज की एनआईए रिपोर्ट जो है वो गलत है क्या? फिर उस समय अगर एटीएस की ठीक थी तो आज एनआईए की रिपोर्ट गलत है क्या? मैं बताता हूँ, सुनिए आप। बताइए। हाँ, मैं बताता हूँ। एक बात समझ लीजिए, पुलिस में क्या और इसमें पॉलिटिक्स में क्या, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, पैसे के लिए कुछ भी करने वाले लोग भी हैं। इसमें से ना तो बीजेपी फ्री है, ना तो कांग्रेस फ्री है, ना पुलिस वाले फ्री है। और ये बात अगर आप समझ लेंगे तो आपको ये समझना होगा कि करकरे किस तरह का इंसान था। करकरे जो इंसान थे वो बिल्कुल तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं जो फेयर, कानून से सही काम करने वालों में से थे। विजय शंकर जी 1 मिनट, सुधाकर जी 1 मिनट। यहाँ पर सुधांशु मित्तल जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु जी कहिए। जी वंदना जी, इसको एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखने का जो प्रयत्न हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सिर्फ एक चीज को आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। ठीक है, आप अपनी बात रखिए सुधांशु जी। बस एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। क्या अभी जिस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं शहीद हेमंत करकरे पर, उनकी शहादत का अपमान नहीं है? इसके बाद, इस जवाब के बाद आप अपनी बात रखिए। नहीं, प्रश्न ये है कि प्रश्न ये है कि सवाल आज तो उठ ही नहीं रहे। सवाल तो 2011 में उठने चाहिए थे, जिस समय की सुप्रीम कोर्ट ने एटीएस की चार्जशीट फाइल होने के बाद ये केस को ट्रांसफर करा एनआईए को। आप इस चीज की गंभीरता समझ रही हैं? 2008 में एक केस एटीएस जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है। इसलिए मैं सुधाकर जी के बयान से बड़ा आश्चर्यचकित हूं। सुधाकर जी, ये इन्वेस्टिगेट हुआ, चार्जशीट फाइल हुई, चार्जशीट फाइल होने के बाद कॉशिंग ऑफ, मैं खत्म कर लूं साहब, मैं बीच में नहीं बोलिए सुधांशु। चार्जशीट फाइल होने के बाद एक कॉशिंग के लिए गया और सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्य देखने के बाद ये कहा कि इस केस को दोबारा जो है एनआईए को ट्रांसफर करो, वो इन्वेस्टिगेट करेगी। मतलब उस समय इतने तथ्य सुप्रीम कोर्ट के जहन में आ चुके थे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो फ्लॉड है, उसमें कमियां है, उसमें गलत इन्वेस्टिगेशन है, शायद झूठे लोग फंसे हुए, इसलिए उन्होंने एनआईए को दी। तो आज प्रश्न चिन्ह उठाना, अरे भाई प्रश्न चिन्ह तो 2011 में उठ गए थे, तब तो भाजपा की सरकार नहीं थी ना, तब तो कांग्रेस की सरकार थी। तो आज अगर एनआईए वो काम करके कहती है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में कहा था वो शायद सही निकला है, ठीक है। तो कांग्रेस फिर आज इसको राजनीतिक कांग्रेस सरकार की बात आपने कही है। आलोक शर्मा यहाँ पर कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी बोलिए। देखिए, मैं समझता हूं आज जिस तरह से हेमंत करकरे जी की शहादत को सड़कों पर धकेला जा रहा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी आज कह रही है कि इस मुद्दे के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, इन्हीं आरोपियों के से मिलने कौन कौन गया था? आपके शीर्षस्थ नेतृत्व जेलों तक में उनसे मिलने गए थे, तो राजनीति का मुद्दा तो आप लोगों ने बनाया। जहां तक बात हेमंत करकरे जी की है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ठीक की या नहीं की, ये पुलिस के विभाग के लोग स्वयं जब कह रहे हैं कि उन्होंने साइंटिफिक वे में अच्छे से किया, आप एनआईए को कह रहे हैं 2011 में, मेरे
विचार से आपको भी पता होगा कि एनआईए का गठन कब हुआ है। अगर वहां पर उस समय पर तथ्य थे, साक्ष्य थे, सब चीजें थी, और आज कहां चली गई वो सब? दूसरा सवाल, क्या आज तक कोई भी साक्ष्य ऐसा नहीं था जिसके बेस पर क्या न्यायालय ने भी गलत काम किया? न्यायालय ने जो तमाम नार्को टेस्ट और तमाम साइकिक टेस्ट जो उनके कराए थे, क्या वो भी गलत थे? मैं समझता हूं जिस करकरे को शहादत देने के बाद मोदी साहब ने 1 करोड़ का चेक भेजा था, उनकी पत्नी ने लौटा दिया था, अशोक चक्र तक हमारी सरकार ने दिया, आज आप उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएं, गलत है। जहां तक ये प्रश्न है कि क्या आज एनआईए ने गलत रिपोर्ट दी है, आज एनआईए नरेंद्र मोदी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बन गई है। नरेंद्र मोदी जी और पीएमओ के इशारे पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो काम कर रही है। आप पूरी तरह से एनआईए के जितने बयान हैं आप देखिए गलत हैं वो, चाहे वो कर्नल पुरोहित के बारे में हो कि कर्नल पुरोहित समझौता एक्सप्रेस में क्लीन चिट मिल गई। अरे भाई, हम पूछना चाहते हैं एनआईए के चीफ साहब से कि उनको तो आरोपी ही नहीं थे उसमें, फिर आप इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? लेकिन आज जिस तरह से एनआईए को और सीबीआई को बीजेपी की सरकार अपना मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रही है, देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, मौलाना मोहम्मद साजिद रशीद जी के पास चलते हैं। रशीदी जी, आपको लगता है कि ये महज सियासत के लिए किया जा रहा है? सुधांशु जी, रशीदी जी से जब देखिए, जब से बीजेपी सरकार आई है, नहीं, बस हर आदमी बता दूं कि 2011 में एनआईए बन चुकी थी। आपने बोला, हमने हमारी भी सुन लीजिए, बनते ही ट्रांसफर हो गया था। सुन लीजिए, इसीलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के कहने से एनआईए में ट्रांसफर हुआ। ऐसा नहीं, एनआईए ही 2011 में बनी। रशीदी जी की बात ले लेते हैं पहले। जब से बीजेपी सरकार आई है, कहीं ना कहीं भगवाकरण हो रहा है हर चीज का, ये सच्चाई है, हर आदमी इसको जानता है। सुधांशु जी इसको लाख इनकार करें, तिवारी जी मेरे पास बैठे हैं, ये लाख इनकार करें, लेकिन ये सच्चाई है। पहले जो है गुजरात के जो थे, वो क्या नाम उनका, मेरे नाम जहन से निकल गया, उनको क्लीन चिट दे दी गई। उसके बाद में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, ये सब लोग, ये सब जो है कहीं ना कहीं जो है भगवाकरण हो रहा है, और मुस्लिम हिंदू राजनीति ये करना चाह रहे हैं। इलेक्शन सर पे है, हर आदमी जानता है, इलेक्शन में इसका कहीं ना कहीं इनको फायदा मिलने वाला है, या ये सोच रहे हैं कि मिलेगा। हालांकि हकीकत ये है कि जमीन इनके पांव से खिसक चुकी है। दिल्ली में देख लिया गया है, आगे चलकर भी ये लोग देख लेंगे। आप कह रहे हैं कि ये पूर्ण सियासत, बिल्कुल सियासत, बिल्कुल सियासत है। और सच्चाई ये है कि उनके बयान तक मौजूद हैं, साध्वी प्रज्ञा के बयान तक मौजूद है, नार्को टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट मौजूद है। आज किस आधार पे उनको क्लीन चिट दी जा रही है? कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आना। अरे मेरे भाई, तो इसका मतलब आप मुझे ये बताइए, आपकी 2014 में सरकार बनी थी, सुनिए, 2014 में सरकार बनी थी, आपने सरकार बनते क्यों रिहाई कर दिया उनको? नहीं, सरकार बनते क्यों रिहाई कर दिया? आज यूपी का चुनाव सर पे है, तो आज 2 साल के बाद ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? आज 2 साल के बाद क्यों कर रहे हैं ऐसा? बिल्कुल ठीक बात कही आपने, आपको बिल्कुल ठीक बात कही। सरकार बनती फौरन रिहा कर देना चाहिए। सरकार अगर वास्तव में अराजक परिस्थिति पैदा करने वाली होती तो तुरंत रिहा कर देती। एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस के तहत गई सरकार, तो उसका तो आपको अभिनंदन करना चाहिए था कि 2 साल लगा करके उन्होंने सारा निरीक्षण किया है, वो तो आपको करना चाहिए था। धूमीकरण हो रहा है, कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर सुधाकर जी के पास में चलते हैं। सुधाकर जी, जब साइंटिफिक तरीके से सारी जांच हेमंत करकरे ने आगे बढ़ाई, सब कुछ सामने पेश किया, सारे सबूत, सारे गवाह उन्होंने तैयार किए, उसके बाद अपनी रिपोर्ट डाली, और अब एनआईए की ऐसी रिपोर्ट जो कि उनके ठीक उलट, और जो भी आरोपी हेमंत करकरे ने बनाए थे उसको पलट दिया गया, रिहा कर दिया गया। ऐसा कैसे हो सकता है और क्यों? ऐसे यूं हो सकता है, जैसे मैंने पहले कहा कि पुलिस में सब लोग ईमानदार नहीं है, पुलिस में भी धर्मांधता है, जातीयता है, और ये भी राजकारण भी है। तो इसमें हर भी अच्छा आदमी भी है, बुरे लोग भी हैं। तो इसमें सवाल ये आता है कि इन्वेस्टिगेशन करने वाला कौन है, क्या वो सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो जो क्या उसने सारे सबूत, एनआईए की जांच हुई है, कोर्ट के सामने पेश किए हैं, उसके लिए आप ये बात कह रहे हैं, या फिर हेमंत करकरे ने जो रिपोर्ट बनाई थी, जो तथ्य दिए थे, जो साइंटिफिक तरीके से सारा कुछ जांच करके आगे बढ़ाया था, आप उसके बारे में वही मैं कहता हूं कि मैं हेमंत करकरे, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं हेमंत करकरे जी को अच्छी तरह से जानता हूं, और जैसे मैंने कहा कि पुलिस में अलग अलग तरह के अधिकारी हैं और राजकारण में भी है, बीजेपी में भी बहुत अच्छे लोग हैं, कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं। तो एक बात मैं कहना चाहूंगा, सबसे लग सवाल पूछना चाहूंगा कि इसको कृपा करके पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर लाइए। श्री कृष्ण रिपोर्ट, बॉम्बे में क्या हुआ, ना तो कांग्रेस ने एक्शन नहीं ली, ना तो बीजेपी शिवसेना ने ली। तो हर कोई, ये जो राजकीय उनका हित संबंध है, उनकी जो अपने दिल से चाहते हैं, हर पक्ष पुलिस का गलत इस्तेमाल करता है। लेकिन हेमंत करकरे जैसे लोग हैं जो उनके झांसे में नहीं आते, और इसलिए मैं बार बार कहना चाहूंगा कि करकरे जी को कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने भी तकलीफ दी, उनको सपोर्ट नहीं मिला। तो आज सच्चे अफसर को
हर किसी ने सपोर्ट करना चाहिए और अपना पॉलिटिक्स है वो अलग रखना चाहिए। ठीक है सुधांशु जी, आपके पास में मैं आऊंगी। विजय जी मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन इस वक्त देख लेते हैं 5 की पंचायत में क्या है आज का दूसरा सवाल। क्या साध्वी को राजनीतिक साजिश में फंसाया गया? जो भी रिपोर्ट आई, हेमंत करकरे, शहीद हेमंत करकरे की रिपोर्ट सामने आई थी, उन्होंने गिरफ्तार किया। एनआईए की रिपोर्ट अब आई है, एनआईए ने बरी कर दिया साध्वी प्रज्ञा को। विजय जी, क्या लगता है साध्वी प्रज्ञा को एक सियासी साजिश के तहत ही फंसाया गया था? दो उदाहरण बताता हूँ मैं। उस समय के केवल 2 उदाहरण, मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा। एक तो ये कि जो आतंकवादी थे उनको छोड़ा गया, रिपोर्ट के आधार पर छोड़ा गया, और उसके बदले 2 हिंदू संतों को फंसाया गया। 2 हिंदू संतों को, क्योंकि हिंदू संत जो हैं वो पूरे हिंदू समाज का कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट है। और दूसरा, दिल्ली में बाटला हाउस में एक घटना हुई, उसमें मोहनलाल शर्मा भी एक बहुत एक मिनट एक इनकाउंटर था। मोहनलाल शर्मा भी एक देशभक्त सैनिक थे, मतलब सिपाही थे, और उनको मारा गया। आपने उनकी रिपोर्ट देखी? अरे मैंने देखी। वो आदमी कैसे मरा है आपने देखी उसकी रिपोर्ट? उनको मारा गया। आपने उसी समय की बात है। मोहनलाल कैसे मरा है? एक जगह आतंकवादियों को छोड़कर संतों को फंसाया जाता है। दूसरी जगह मैं मोहनलाल शर्मा को उसके पहले नहीं जानता था। मोहन चंद्र शर्मा नाम है। जो मोहन चंद्र शर्मा थे, वो विषय नहीं, आज का जो विषय है वो ये है पूरी तरह से। विजय सिंह जी आतंकवादियों को जाते हैं। छोड़ दीजिए, मुझे बताइए क्या न्यायालय ने भी आप रखी थी क्या? की सरकार की इनकाउंटर करने वाले के घर कौन जाएगा? एक इनकाउंटर करने वाले के घर कौन जाएगा? बताइए, इनकाउंटर ऐसे किसी की बात नहीं जा रही। एक एक करके चलिए, एक मिनट सुधांशु जी के पास चलते हैं। सुधांशु जी काफी देर से बात करना चाह रहे थे। एक मिनट सुधांशु जी, क्या सियासी फायदे के लिए ही साध्वी प्रज्ञा को फंसाया गया था? स्वाभाविक तौर पे सियासी फायदे के लिए फंसाया गया था, क्योंकि एक भगवा आतंकवाद, एक नया शब्द और एक नया दृष्टिकोण इसलिए पैदा कर दो ताकि मुस्लिम वोट जो है उसको हम अपनी तरफ से खींच सके। इस साजिश के तहत ये सारी चीजें जहन में क्या है कि मुसलमान ही आतंकवादी? बीच में ना बोलिए, थोड़ा तहजीब रखिए, आतंकवादी है, थोड़ी तहजीब रखिए। हमें बदतमीजी नहीं करनी है यहाँ पे। रशीदी जी, इसको साबित करना चाहते हैं? रशीदी जी, आप अपनी बात पूरी करने दीजिए। एक मिनट विजय जी, एक मिनट सुधांशु जी को बोलने दीजिए पहले, साबित क्या करना चाहते हैं? उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। रशीदी जी, सुधांशु जी बोलिए। मौलाना साहब, अगर तहजीब ना हो तो कृपा करके मुझे तो बख्शिए। नहीं, इसमें कौन सी आपसे उम्मीद ये करता हूँ कि आप पढ़े लिखे इंसान हैं। जब आप बोलते मैं बीच में नहीं बोलता तो कम से कम चुप रहिए। तहजीब पर क्यों ले जा रहे हैं इस बात को? अच्छा, प्रश्न ये हो रहा है कि ये क्या आतंकवादी को छोड़कर आप क्या साबित करना चाहते हैं? थोड़ी तो तहजीब दिखाइए मौलाना साहब, थोड़ी तहजीब दिखाइए। तहजीब क्या है मौलाना साहब? थोड़ी तहजीब दिखाइए भाई। आप में है नहीं तो चुप रहिए। सुधांशु जी से जवाब देने दीजिए। सुधांशु, आप उनको जवाब तो देने दीजिए। ठीक है, जवाब देने दीजिए। सुधांशु जी बोलिए आप। तो इस साजिश के तहत जो है ये, अगर आप देखें 2008-2009 में लगातार हिंदू आतंकवाद इसकी एक रचना करी गई, और इसमें सारे जने शामिल थे। दिग्विजय सिंह जी किस किस से मिले, हेमंत करकरे से मिले नहीं मिले, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है, मुझे इसमें जाने की जरूरत नहीं है। हुआ क्या, जब ये फंसाया गया तो न्यायालयों के दरवाजे खटखटाए गए। सुधाकर जी ने अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जांच को एनआईए को क्यों दी। अगर ये जांच इतनी निष्पक्ष थी, साइंटिफिक तौर पे करी गई थी, सारे एविडेंस थे, तो जांच एनआईए को क्यों दी? क्योंकि इस जांच में स्वाभाविक तौर पे बेईमानी हुई दिख रही थी, इसीलिए तो उन्होंने दी। और ये लगातार एक साजिश हुई, वोट बैंक की, हल्के वोट बैंक की साजिश हुई। किसी की भी मंशा पर यही सवाल उठाने की बजाय अगर कोई आशंका है तो फिर दोबारा जांच करवा ली जाए, इसमें क्या शक है? आलोक जी, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन इसके पहले एक तस्वीर में यहाँ पर दर्शकों को दिखाती हूँ। साध्वी प्रज्ञा इस वक्त उज्जैन महाकुंभ पहुंच चुकी हैं और वहां पर उन्होंने स्नान भी किया है। इसकी तस्वीरें हम दिखाएंगे दर्शकों को, लेकिन इसके पहले आलोक जी से जवाब ले लेते हैं। ये तस्वीरें आ गई है, तस्वीरें देखिए। ये उज्जैन महाकुंभ की तस्वीरें हैं जहां पर साध्वी प्रज्ञा पहुंची हैं। चलिए आलोक जी, आप काफी देर से कुछ देखिए, मैं केवल ही कहना चाहता हूं कि क्या उनकी बेल एप्लीकेशन लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक नहीं लगी? अगर सब जगह हाई कोर्ट तक भी एप्लीकेशन, सुप्रीम कोर्ट तक भी बेल एप्लीकेशन लगी, तो क्या न्यायालय भी अंधा था कि 10 साल तक उनको जमानत नहीं मिली? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या असीमानंद ने 4 बार ऑन रिकॉर्ड जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अपना इकबालिया बयान नहीं दिया कि हाँ, मैं इन चीजों में, इन धमाकों में इन्वॉल्व रहा हूं?
तीसरा सवाल, आप कह रहे हैं साहब फंसाया गया, मुझे बता दीजिए एटीएस के अधिकारी काफी कुछ वहीं पर होंगे, क्या आपकी 2 साल हो गई सरकार आए हुए, महाराष्ट्र के अंदर आपने उन अधिकारियों के खिलाफ अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? तीसरा, अगर ये सारे लोग निर्दोष थे तो एनआईए की जांच में अभी भी कर्नल पुरोहित के ऊपर तमाम तरह की धाराएं क्यों लगी हुई हैं? तमाम तरह के सवाल हैं और इन सब सवालों के जवाब में हम सिर्फ बहस ही कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो बातें, जो एनआईए की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक साध्वी प्रज्ञा को जमानत मिल चुकी है, वो इस पूरे मामले से बरी हो चुकी हैं, क्लीन चिट उन्हें मिल चुकी है और फिलहाल वो उज्जैन में है। चलिए इसी के साथ 5 की पंचायत में आज के लिए बस इतना ही। हमारे तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। आपको बताएं कि हमने रात 9:30 बजे के बुलेटिन में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या 8वीं तक के बच्चों के लिए परीक्षा पास करना जरूरी होना चाहिए। हजारों लोगों ने हमें अपना जवाब भेजा और 83.5% लोगों ने हमें जवाब हाँ में दिया है। मतलब ये चाहते हैं कि 8वीं तक के बच्चों की परीक्षा पास करना उनके लिए जरूरी होना चाहिए, जबकि केवल 13.5% लोगों ने ना में जवाब दिया है। 5 की पंचायत में इतना ही। एक छोटे